बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीछे तो हमने बात कर ली थी ना कि पहले वेजो डायलेशन होगी एंड देन वेजल की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे हमने देखना है कि वेजल की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कैसे होगी। इसमें होते हैं हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्स। याद रखना है, एमसीक्यू में अक्सर पूछ देते हैं। इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है जो किसकी वजह से होता है, रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल की वजह से होता है। जो एंडोथीलियम के सेल्स हैं वो उनके दरमियान में गैप्स आ जाते हैं, ठीक है, रिट्रैक्ट हो जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, डिलेड परमानेंट रिस्पॉन्स। वो किसकी वजह से होता है, वो हमारे पास एंडोथीलियल की इंजरी की वजह से होता है, ठीक है। तो अब रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल क्या होता है कि हमारे पास जो इंटर एंडोथीलियल स्पेसिस है ना, दो एंडोथीलियम के सेल्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान लाइक ये देखें, ये दो एंडोथीलियल, ये भी एंडोथीलियल का सेल है, ठीक है, ये भी एंडोथीलियम का सेल है, ठीक है, इसके दरमियान ये स्पेस है, ठीक है, इसको कहते हैं इंटर एंडोथीलियल गैप। जब ये बढ़ जाएगा ना तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ऑब्वियसली परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ना, अंदर जो चीज़ है वो यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगी। तो ये हमारे पास इमीडिएट फ़ौरन होता है, ठीक है, लेकिन ट्रांजिएंट कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है। अब ये होता है किसकी वजह से, हमारे पास जो होते हैं ना हिस्टामिन होता है और बाकी जो मीडिएटर्स वगैरह होते हैं, ब्राइडोकाइनिन, ल्यूकोट्राइंस, ये सब इसको कराते हैं। अब इसका ड्यूरेशन क्या होता है कि 15 to 30 मिनट्स। जो ही हमारे पास मीडिएटर है उसके 15 to 30 मिनट्स के बाद हमारे पास ये रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल हो जाएगी। बस इसमें बात ये याद रखनी है कि हमारे पास इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है। अब डिलेड परमानेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, उसमें यह होता है कि एंडोथीलियम की इंजरी हो जाती है। इंजरी किस वजह से होती है, जो इंजरी में होता है ये है कि जो हमारे पास एंडोथीलियल सेल है ना, उनकी नेक्रोसिस हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है और वो डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब जब एंडोथीलियम की इंजरी हो गई, सोचो कि लाइक ये एंडोथीलियम है, ठीक है, ये देखें, ये एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट है। अब ये सेल पूरा टूट ही गया, टूट के निकल गया, तो वहाँ पे ढेर सारी जगह बन गई, आराम से परमिएबिलिटी हो गया, आराम से अंदर से सब्सटेंसेस निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये होता किस वजह से है कि अक्सर हमारे पास जो बर्न्स होती हैं, ठीक है, बर्न्स में होता है, या फिर हमारे पास जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, माइक्रोब्स के जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये सब चीज़ें आके क्या करा देती हैं, ये एंडोथीलियम का डैमेज करा देती हैं। एंडोथीलियल के जो सेल है उनकी नेक्रोसिस होगी और फिर वो डिटैच हो जाएंगे, वहाँ से अलग हो जाएंगे। अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, जो एक्चुअली इन्फ्लामेशन करा रहे होते हैं, बाज़-औक़ात वो भी डायरेक्ट आके एंडोथीलियम को डैमेज करा देते हैं और वो फिर इस इन्फ्लामेशन को मज़ीद एक्ज़रबेट करते हैं, ठीक है, मज़ीद ज़्यादा कराते हैं। और ये क्या होता है कि ये फ़ौरन हो जाता है, ठीक है, लीकेज फ़ौरन हो जाता है इंजरी के बाद, लेकिन बाज़-औक़ात जो होता है ना, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाती है और रिपेयर हो जाता है एंडोथीलियल डैमेज का। अब जो तीसरी चीज़ है ना, जो जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें हमारे पास जिसकी वजह से हमारे पास परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होती है, वो होती है ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस से क्या मराद है कि जो फ्लूइड्स और प्रोटीन्स वगैरह है वो सेल से बाहर आ रही हैं। कैसे बाहर आ रही हैं कि जो हमारे पास होते हैं ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर है, वो क्या करा देगा, वो वेस्कुलर लीकेज करा देगा, वो चैनल्स को ओपन करा देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ से हमारे पास फ्लूइड्स और प्रोटीन्स बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो ये ट्रांससाइटोसिस तीन इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है कि रिट्रैक्शन हो जाती है एंडोथीलियल सेल की, दूसरे में एंडोथीलियल सेल पूरा डैमेज हो गया और वहाँ से टूट गया, उतर गया, अलग हो गया, और तीसरे में क्या होता है कि जो हमारे पास चैनल्स होते हैं ना इंट्रासेलुलर, उनकी एक्टिवेशन होती है कुछ मीडिएटर्स की वजह से, जैसे वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास वो जो चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, वहाँ से हमारे पास फ्लूइड्स और प्रोटीन्स बाहर निकल आ जाएगी और इट मीन्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। और लिम्फेटिक वेसल का रोल देखो तो जो भी है इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन मैंने बताया था कि ट्रांससाइटोसिस होती है, हमारे पास चीज़ें बाहर निकल के आ जाती हैं। तो अब जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनका ये काम होता है कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड को ड्रेन करती हैं। अब जब इन्फ्लामेशन में ढेर सारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड आ गया तो लिम्फेटिक वेसल क्या करती हैं, प्रोलिफरेट कर देती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को ड्रेन कर सकें, ठीक है। अब क्या होता है कि बाज़-औक़ात लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं ना, ये प्रोलिफरेट करने के चक्कर में और इनको ढेर सारे फ्लूइड को ड्रेन करने के चक्कर में ये खुद इन्फ्लेम हो जाती हैं, ठीक है। जब लिम्फेटिक वेसल्स इन्फ्लेम होती हैं तो उसको हम कहते हैं लिम्फेजिनाइटिस, और जब लिम्फ नोड इन्फ्लेम होता है तो उसको हम कहते हैं लिम्फेडिनाइटिस। तो लिम्फेटिक वेसल खुद क्या करती है, कोशिश करती है प्रोलिफरेट करके कि ढेर सारे फ्लूइड को ड्रेन करे, बट इस कोशिश में बाज़-औक़ात नाकाम होकर या तो जो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल है उसके अंदर उसकी इन्फ्लामेशन होती है जिसको लिम्फेजिनाइटिस कहते हैं, या लिम्फ नोड की इन्फ्लामेशन होती है जिसको हम लिम्फेडिनाइटिस कहते हैं। दैट्स ऑल। बाकी हम ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।